नमस्कार। बीच बहस कार्यक्रम में हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है। वसुधैव कुटुंबकम इस साल के G20 शिखर सम्मेलन का विषय है। विश्व की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का समूह G20 या ग्रुप 20 की अध्यक्षता वर्तमान में भारत के पास है। यह यूरोपियन यूनियन और 19 देशों का एक अनौपचारिक समूह है, जिसमें इन देशों के शीर्ष नेता हर साल जुटते हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था को बढ़ाने पर चर्चा करते हैं। G20 की भारत को मिली अध्यक्षता और भारत के अलग अलग शहरों में हो रही G20 की बैठकों से भारत के महत्व पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विशेषज्ञ श्री आजाद सिंह राठौर। आजाद सिंह जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। यहाँ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि आजाद सिंह जी जो हैं, इन्होंने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर कई पुस्तकें भी लिखी हैं और हाल ही में बलूचिस्तान पे संबंधित विषयों पर इनकी एक पुस्तक भी अभी हाल ही में प्रकाशित हुई है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। बढ़ते हैं हमारे प्रोग्राम की तरफ। मैं ये जानना चाहूँगी कि सबसे पहले आप ये बताएं कि G20 ये है क्या और ये किस तरह काम करता है। देखिए, जैसा हम सभी जानते हैं कि G20 एक 20 देशों का समूह है, जिसमें यूरोपियन यूनियन भी शामिल है जी। और ये समूह बना है उन सहमत बातों पर विचार करने के बाद में उन्हें इम्प्लीमेंट करने के लिए, जो उन देशों के बीच में सहमति के आधार पर आगे बढ़ते हुए होती है। जैसे ख़ास तौर पे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को लेके, फूड सिक्योरिटी को लेके, सस्टेनेबल लिविंग को लेके और क्लाइमेट चेंज को लेके, उन विषयों पे जो है इस तरह के समिट्स में बात होती है। ये ग्रुप जो है इस ग्रुप में जो है अलग अलग देशों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो आते हैं और इस पर चर्चा करके और एक ऐसा थॉट जो सभी के लिए ज़रूरी है और सभी जिस पर सहमत हो, उसे फिर आगे किस तरह से इन सब्जेक्ट्स पे आगे इम्प्लीमेंट किया जाए, इसके लिए ये समूह है। और लगातार जैसा कि हर कंट्री अलग अलग जो है समिट को होस्ट करती है और उसके बाद में यहाँ से निकलने वाले फैसलों को जो है इम्प्लीमेंट किया जाता है। जी, तो इस बार भारत को इसकी अध्यक्षता मिली है, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं जो देखिए, अवसर हमें मिला है ये? देखिए, जैसा मैंने बताया कि ये जो G20 जो समूह है वो वर्ल्ड की कुछ लीडिंग जो इकोनॉमिक कंट्री हैं उनका ये समूह है और अध्यक्षता करना या होस्ट करना जिसे कहा जाए, वह है क्रम से या लगातार इन देशों में अलग अलग देशों को मिलता है। इससे पहले जैसे इंडोनेशिया के पास था, इसके बाद ब्राज़ील के पास में है। तो बड़ा विषय ये नहीं है कि हमें अध्यक्षता करने का अवसर मिला है, बड़ा विषय ये है कि कोविड के बाद में और ऑनगोइंग रशिया एंड यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बाद में उसके चलते हुए हमें इसकी अध्यक्षता मिली है। तो इस अध्यक्षता का अवसर हम लोग किस तरह से कोविड के बाद वाले चैलेंजेस को और रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बाद वाले चैलेंजेस को किस तरह से हम लोग इसमें उपयोग करते हैं। और ख़ास तौर पे जैसा अभी आप देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज और फूड सिक्योरिटी जो है कहीं ना कहीं बड़े कंसर्न्स हैं। तो इन दोनों कंसर्न्स पे भी इंडिया, क्योंकि एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन का कंट्री है और कहीं ना कहीं हम लोग भी क्लाइमेट चेंज के कारण से कहीं ना कहीं हमारे यहाँ भी चीज़ों में बदलाव आ रहा है। तो इसीलिए ये हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस वर्ष हम लोग इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। G20 के सदस्य देश विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85% और जनसंख्या का 2/3 हिस्सा साझा करते हैं। इस लिहाज से G20 की भारत में हो रही बैठकों को आप किस तरह लेते हैं? देखिए, जैसा इसमें वर्ल्ड की 2 लीडिंग पॉपुलेशन वाली कंट्री हैं, उसके बाद में वर्ल्ड की जो टॉप 5 इकोनॉमिक जो कंट्री हैं वो हैं। तो इसमें जैसा आपने बताया कि लगभग 85% के आसपास अर्थव्यवस्था और जनसंख्या के आधार पे भी एक बड़ा शेयर जो है G20 समूह के अंदर आता है। तो ये होने के कारण इस G20 से जुड़ी हुई कंट्रीज़ का और यहाँ से आने वाले फैसलों का, यहाँ पर साझा होने वाले विचारों का और उसके बाद में उन विचारों को आगे धरातल तक पहुँचाने जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और जैसा ये G20 जो समूह है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है उनमें से एक इकोनॉमिक ग्रोथ और सस्टेनेबल लिविंग है। और निस्संदेह कि अगर G20 कंट्रीज़ अगर आगे आते हैं और कहीं ना कहीं इकोनॉमी को लेके अगर बात करते हैं तो ना सिर्फ G20 बल्कि विश्व के जो देश G20 से बाहर भी हैं उन्हें भी इसका फ़ायदा तो मिलना स्वाभाविक सा है। जी,
G20 भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ जोड़ने और अपने आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा मंच है। भारत में विदेशी निवेश और व्यापार को आकर्षित करने के लिए यह मंच कितना लाभकारी साबित होता है? देखिए, हम लोग अब ऑलमोस्ट वर्ल्ड की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है जी। और हम लोग जो है दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट भी है। बिल्कुल। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस तरह के जो मंच हैं वहाँ हमारे पास बहुत सारे ऐसे अवसर होते हैं और हमें इस तरह के मंच जो है हमें ये अवसर भी देते हैं कि हम लोग जो है विदेशी निवेश को जो है यहाँ आकर्षित कर सकें और ख़ास तौर पे उस विदेशी निवेश से हमारे यहाँ पे जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कैसे बूस्टअप हो सकती है, वो भी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किस तरह का इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए वो भी हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किस तरह के इन्वेस्टमेंट जो हैं वो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बेनिफिशियल हैं वो भी ज़रूरी है। तो G20 समूह में अधिकतर वो देश हैं जिनके साथ में हमारे व्यापार लगातार चले आ रहे हैं और कहीं ना कहीं G20 समूह की वजह से उन व्यापार में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हो ही रही है, हम देख भी रहे हैं और भविष्य में भी चूँकि ये वही देश हैं जो आपके यहाँ ऑलरेडी एज ए इन्वेस्टर काम कर रहे हैं, तो G20 के मार्फत उसे और ज़्यादा बूस्टअप किया जा सकता है और ज़्यादा बूस्टअप हो भी रहा है, हम देख रहे हैं जिसे। तो ये एक बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि वही जो व्यापारिक हमारे मित्र राष्ट्र हैं वो इस मंच के माध्यम से हमसे और ज़्यादा नज़दीक जुड़ सकते हैं। और इसका जैसा मैंने बताया कि बात ये नहीं है कि G20 जो समूह है वह क्या कर रहा है, बात ये है कि G20 समूह की जो इस साल जो हम लोग अध्यक्षता कर रहे हैं इससे हमें कितना ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। तो इकोनॉमी इसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण है। आज कहीं ना कहीं हमारे देश में जो अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं मजबूती और आने की जो ज़रूरत है वो इसके मार्फत आ सकती है और ये एक बड़ा अच्छा अवसर इसके लिए साबित हो सकता है। यहाँ पे ये भी हमें मौका मिल सकता है कि जहाँ इतने सारे देश के प्रतिनिधि आएंगे हम उनको क्या दे पाते हैं, अगर वो हमारे पास एक प्लेटफॉर्म हमें मिला है, अपने रिसोर्सेज हम उनके सामने किस तरह प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए, व्यापार तो लेन देन ही है। जी, तो ये बड़ा स्वाभाविक है कि अगर हमारे पास देने को कुछ नहीं होगा, चाहे वेदर इट्स अ मार्केट, प्रदर्शित करने का भी एक काफ़ी अच्छा मंच मिलता है। स्वाभाविक है। जी बिल्कुल। तो इसके अंदर जैसे हमारी पर कई चीज़ें, हमारा कुछ माइनस पॉइंट्स भी मैं जिसे कहूँगी, जैसे गरीबी है, असमानताएं हैं कई चीज़ों पे, क्या ये कहीं असर दिखाती हैं? देखिए, वैसे तो G20 का जो सबसे जो उद्देश्य है, महत्वपूर्ण उद्देश्य उनमें से एक यही है कि इसका कोई समाधान मतलब खोज सकें, कुछ खोजे जाने के लिए ही ये समूह बना है जी। कि इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे आगे बढ़ा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण फूड सिक्योरिटी जो आप बता रहे हैं वही कि इन राष्ट्रों में रहने वाले सभी लोगों के लिए फूड सिक्योरिटी को लेके क्या काम किया जा सकता है, उनकी इकोनॉमिकल ग्रोथ को कैसे आगे बढ़ा सकता है। तो ये समूह उसी पे ही काम करने का एक समूह है, उन्हीं विषयों पे काम करने का समूह है जिनके बारे में आप बता रहे हैं। और कहीं ना कहीं हम लोग, जैसा मैंने बताया कि हम लोग बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, तो हमें इकोनॉमिकली भी इस कंट्री को ड्राइव करने के लिए और हमारी पॉपुलेशन को फूड सिक्योरिटी देने के लिए और साथ ही साथ हमारे लोगों को इकोनॉमिकल ग्रोथ देने के लिए जो है हम लोग प्रयासरत हैं ही। तो ये G20 समूह जो है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए इसलिए बेनिफिशियल है। जी बिल्कुल। दुनिया भर के बड़े देशों की अर्थव्यवस्था की हम बात करें तो वह आजकल एक बुरे दौर से गुजर रही है। इसमें जो G20 की बैठकों से जो इसमें जो अर्थव्यवस्था है इसको गति देने के लिए ये किस तरह मदद कर सकता है? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि इसका बड़े उद्देश्यों में से एक उद्देश्य है कि इकोनॉमिकल ग्रोथ को कैसे आगे इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे आगे बढ़ाया जाए। आज कहीं ना कहीं बहुत सारी कोविड के बाद में ऐसी परिस्थितियाँ हुई हैं, बहुत सारे राष्ट्र, ना सिर्फ हमारा मुल्क बल्कि हमारे मुल्क के अलावा भी कई राष्ट्रों में जो है वैसी चीज़ें देखने में आई हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ कहीं ना कहीं कमज़ोर हुई है, कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था पे कोविड के कारण जो है बाहर आने के भार की वजह से कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था डगमगाई है। और ऐसा हम लोग विश्व के कई मुल्कों में, राष्ट्रों में इस तरह से देख रहे हैं। और अब ज़रूरत है कि उन सब से आगे बढ़ने की और फिर से जो है अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने की, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए। और जैसा मैंने बताया G20 के बड़े उद्देश्यों में से एक उद्देश्य जो है वह ये है कि इस तरह से राष्ट्रों का नज़दीक आके और उनमें व्यापार को बढ़ावा देकर किस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ को लाया जा सके। तो निसंदेह ये G20 जो एक समूह है
वो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ पे, सभी देशों की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उस पे काम करने के लिए एक बेहतर मंच है। और यहाँ पर जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं और जिन जिन रिप्रेजेंटेटिव्स ने अभी इस G20 की बैठकों में जो बात की है उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो सबसे ऊपर रखी गई है। जी, दुनिया भर में इस समय कई गुट बने हुए हैं, पूरे देशों में देखा जाए पूरे दुनिया में अलग अलग देशों के गुट भी बन गए। और ख़ासतौर पे जब से रूस और यूक्रेन का जो युद्ध अभी तक चल रहा है, इसके बाद पूरी दुनिया दो धड़ों में बट गई है कहा जाए तो इस ऐसे इतने इम्पॉर्टेंट टाइम में भारत में जो G20 की बैठक हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को रोकने में जिस तरह G20 जैसे संगठन किस तरह मदद कर सकते हैं? जैसा आपने बताया कि दुनिया जो है अलग अलग धड़ों में बढ़ रही है, मैं इसमें एक बात को ऐड करना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं धड़े भी अब बढ़ते जा रहे हैं। जी, पहले जो है US सेंट्रिक बहुत सारे डिसीजंस और हमने देखे, नतीजे देखे, जी, वो सेंटर कहीं ना कहीं अब शिफ्ट हो रहा है, ड्रिफ्ट हो रहा है। जी, तो उसके चलते अब जैसे अभी आपने बताया कि रशिया और यूक्रेन के बीच का जो वॉर है वो लगातार अभी चल ही रहा है और उसे कहीं ना कहीं एड्रेस करने में भी वर्ल्ड जो लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं फेलियर हुई है। जी, और कहीं ना कहीं जो है नए जो है गुट भी बन रहे हैं और कहीं ना कहीं नए राष्ट्रों के बीच में जो समझौते हो रहे हैं वह भी अब देखने को मिल रहा है। जैसे अभी वर्तमान में कुछ ही वीक पहले ईरान और सऊदी के बीच में जो है फिर से वार्ता शुरू हुई और एम्बेसीज ओपन करने का डिसीजन लिया है। मज़े की बात है कि इसकी जो मध्यस्थता की है वो चाइना ने की है। तो ये बिल्कुल एक नई चीज़ है, अलग चीज़ है। और जिस मिडिल ईस्ट में हम लोग अमेरिका का प्रभाव ज़्यादा देखते थे, वहाँ अब चाइना का प्रभाव बढ़ रहा है। तो ये दोनों ही तरह की चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं इसका प्रभाव हमारे ऊपर भी आएगा ही, आ ही रहा है और आएगा ही। और इन सब चीज़ों में जो इस तरह की जो ये हम लोग देख रहे हैं अभी, तो इसमें कहीं ना कहीं भारत को अपने मित्र राष्ट्रों के साथ में मिलकर और अब आगे आने की ज़रूरत है। अब हम बहुत लंबे समय तक जो है वो इन विषयों से दूर नहीं रह सकते, टाल भी नहीं सकते, इनसे दूर भी नहीं रह सकते। और कहीं ना कहीं अब हमें आगे बढ़कर इस बारे में बात करनी होगी। तो G20 के मार्फत हम लोग अपनी लीडरशिप को भी जो है वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। ये भी एक बड़ा अवसर इसमें हमारे पास में है इस G20 समिट में कि हम लोग वर्ल्ड को एक नई लीडरशिप का एक ऑप्शन दें। कहीं ना कहीं नहीं हो पा रहा है वो एक अलग विषय है, पर ये एक हमारे पास में एक अवेलेबल ऑप्शन है कि इसके मार्फत हम लोग जो है एक वर्ल्ड को एक नया लीडरशिप ऑप्शन दे सकते हैं। जी बिल्कुल। भारत के G20 प्रेसिडेंसी का विषय वसुधैव कुटुंबकम है, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि भारत की G20 अध्यक्षता एकता की इस सार्वभौमिक भावना को बढ़ावा देने के लिए काम करेगी। इसलिए हमारी थीम एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य है। प्रधानमंत्री जी की इस भावना को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, भारत जो है नेहरू जी के समय से ही हम लोगों ने हमेशा एक वर्ल्ड को एक नई राह दिखाई है, चाहे वो किसी भी तरह का पॉलिटिकल क्राइसिस हो, चाहे वो किसी भी तरह का इकोनॉमिकल क्राइसिस हो। पिछले 75 सालों में भारत ने जहाँ भी जब भी कभी ज़रूरत हुई है कि विश्व में जब भी हमारी बात रखने का जब हमें अवसर मिला है तो हम लोगों ने बेहतर तरीके से रखा है और मजबूती से रखा है। और कहीं ना कहीं वर्ल्ड लीडरशिप को भी हम लोगों ने इस बात पर मजबूर किया है कि हमारी बात को सुना जाए, हमारी बात को समझा जाए और जिन बातों को हम लोग रखना चाह रहे हैं उन बातों को रखने की हमें भी जो है पूरे अवसर दिए जाएँ। तो लंबे समय से भारत जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता आया है। जब भी चाहे वो इवन गल्फ़ वॉर से जो उत्पन्न हुई परिस्थितियों में, चाहे वो 9/11 के हमले के बाद वाली परिस्थितियों में, इसके अलावा भी चाहे वो जब भी कभी विश्व पे किसी तरह का प्राकृतिक आपदा का संकट आया तो हम लोगों ने अपना जो है पूरा उसमें रोल निभाया है। उस लिहाज से देखा जाए तो हम लोग हमेशा से इम्पोर्टेंट थे। वसुधैव कुटुंबकम जो है वो हमारा भाव जो है वो पिछले 75 सालों से है ही और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि इसे हमें आगे कंटिन्यू भी करना चाहिए। और हमारे यही भाव
को जो है वो विश्व के समक्ष और मजबूती से प्रकट किया जाए, ऐसा मेरा मानना है। जी बिल्कुल। दुनिया भर के देशों की निगाहें इस समय भारत की ओर उठ रही हैं। रूस यूक्रेन संघर्ष में भी दुनिया के बड़े देशों ने संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत से उम्मीदें जताई हैं। आने वाले दिनों में दुनिया में बदलते अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मद्देनज़र आप भारत की भूमिका को किस तरह देखते हैं? देखिए, मैंने जैसा बताया कि G20 में जो मुख्य उसके उद्देश्य हैं, खासतौर पे इकोनॉमी पे हम लोगों ने अपनी मजबूती से अपनी बात रखी। क्लाइमेट चेंज जैसे विषयों पे भी हम लोगों ने मजबूती से बात रखी, पर कहीं ना कहीं वो विषय जहाँ पे हमें किसी चीज़ को टालने वाला व्यवहार नहीं रखते हुए मजबूती से अपनी बात रखी, उसमें कहीं ना कहीं मैं ये कमी महसूस कर रहा हूँ कि इस G20 के मार्फत जो है उस कमी को पूरा किया सकता था। रूस और यूक्रेन के युद्ध के जो आपने विषय बताया, इस विषय पे हम लोग कहीं ना कहीं अपनी मजबूती से राय रख पाने में मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं हम लोग चुके हैं। और इस G20 के मार्फत भी इस रशिया और यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है, इस पर भी कोई इस पूरे समिट में से बात निकल के नहीं आई जो आनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं हम लोग UN में भी इसमें एब्सटेंट रहे और कहीं ना कहीं हम लोग इस विषय से अब जो है बचने और इसे टालने का जो प्रयास कर रहे हैं, वो मुझे कहीं ना कहीं कमी लगती है इस पूरे G20 समिट में, जिसे जो है वो बेहतर तरीके से किया सकता था। और ख़ास तौर पे हम लोग वर्ल्ड को जो है एक अपनी इस समस्या पे हमारी अपनी राय रख के और मजबूती से अपनी राय रख के वो इसके समाधान की ओर कहीं ले जाने का प्रयास करते, तो वर्ल्ड लीडरशिप में एक हमारी जो है इमेज और ज़्यादा मजबूत होती और वर्ल्ड लीडरशिप भी हमारी लीडरशिप को मानने को जो है वो तैयार होती। तो कहीं ना कहीं इसकी कमी ज़रूर मैं महसूस करता हूँ कि ऐसा होना चाहिए था। जी बिल्कुल। जितने विषय इसमें शामिल हैं, जैसे गरीबी है, अर्थव्यवस्था, असमानता, पर्यावरण, ऐसे विषय तो इस पे चर्चाएं होती ही हैं सम्मेलन के अंदर। और आप कौन सी ऐसी चीज़ें आपको लगता है कि और भी कुछ मुद्दे इसमें उठाए जा सकते हैं इन विषयों के अलावा? मेरा ऐसा मानना है कि इवन G20 में जो राष्ट्र सम्मिलित हैं उनके बीच में भी कई ऐसे विषय हैं जिन पे कॉन्फ्लिक्ट है। जैसे हमारा चाइना से कॉन्फ्लिक्ट है, चाहे वो सीमा विवाद हो। हमारा इसी तरह से चाइना का भी कई ऐसे मुल्क हैं, US हैं, जिनसे वो उनका कोई विवाद चल ही रहा है। उन पर भी इसमें चर्चा की जाए कि ये ठीक वैसा ही है कि हम लोग जब एक मित्र राष्ट्रों का समूह इसे माने, हालांकि वैसा तो एग्जैक्टली वैसा भाव तो नहीं है अभी, पर अगर वैसे माना जाए तो ज़रूरी ये भी है कि इन राष्ट्रों के जो आपसी जो हितों का जो टकरा रहे हैं कहीं ना कहीं, उन्हें दूर करने का भी ये मंच जो है एक बड़ा मंच होना चाहिए। उनके आपसी विषयों पर भी इसमें बात की जानी चाहिए और कहीं ना कहीं उसे सुलझाने के भी जो है प्रयास किए जाने चाहिए। मैं समझता हूँ कि G20 में एक इस पहल को जो है आगे बढ़ाया जाना चाहिए, जो अभी तक कहीं इसमें शामिल नहीं है, वो भी शामिल होनी चाहिए और इस पर भी बात करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अब की बार भारत में अध्यक्षता कर रहा है, हमारे देश के विभिन्न शहरों में इसकी बैठकें आयोजित हो रही हैं। राजस्थान में भी कई महत्वपूर्ण बैठकें हुई हैं। तो राजस्थान इस वाले शिखर सम्मेलन से राजस्थान की अर्थव्यवस्था और पर्यटन को क्या कोई अवसर मिल सकते हैं और या लाभ मिल सकते हैं? निसंदेह। सबसे देखिए, हम लोग टूरिज़्म जो है एक हमारे यहाँ बड़ी इंडस्ट्री है और टूरिज़्म के ऊपर हमारे बहुत सारे परिवार जो आश्रित हैं और वर्ल्ड में भी एक इंडिया जो टूरिज़्म जो है वो कहीं ना कहीं हम लोग इस कारण से भी हम लोग वर्ल्ड को अट्रैक्ट करते हैं। कोविड के बाद में जो है परिस्थितियाँ बदली। कोविड के समय तो बिल्कुल भी आना जाना जो है वो बिल्कुल नहीं था और उसके बाद जब वापस शुरू हुआ तो कहीं ना कहीं उसमें अभी वैसी तेज़ी नहीं है जैसे कि हम लोग पहले देखते। तो कहीं ना कहीं हमारे टूरिज़्म जो है इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई, हमारे लोग जो हैं उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुए। अब कहीं ना कहीं उसे वापस रिवाइव करने की ज़रूरत है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि G20 के मार्फत हमारे जो शहरों की इमेज जा रही है बाहर, उससे हमारी टूरिज़्म इंडस्ट्री को बेनिफिट हो गई। G20 ही क्यों, G20 के अलावा भी जितने भी जब भी कभी इंटरनेशनल इवेंट्स
होते जी, हैं, बिल्कुल। वेदर इट कैन बी ए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, जी। जिनसे भी हमारे जो शहरों की इमेज जब बाहर जाती है और वो एक लोगों में फिर से जो इंडिया के प्रति अट्रैक्शन, टूरिस्ट प्लेसेस के प्रति अट्रैक्शन वापस शुरू होता है, जी। तो उससे टूरिज़्म का बढ़ावा मिलना ही है। तो G20 भी इसमें एक अच्छा जो है कारण हो सकता है, हो रहा है कि हमारा टूरिज़्म जो है फिर से रिवाइव करे और हमारे लोगों को जो है फिर से वो व्यापार मिले, उसके जी। बदौलत उनकी रोजी रोटी जिनकी चल रही है उनकी फिर से पटरी पे लौटे। जी, बिल्कुल। तो G20 का इसमें एक बड़ा रोल है। बिल्कुल। यहाँ मैं एक जो मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है कि जब शुरुआत हुई आज से कितने कब 92 में शुरुआत हुई है? जी हाँ, 90s में, हाँ। तो उस वक्त क्या ऐसा था कि क्यों ज़रूरत महसूस हुई इस समूह को बनाने की? क्या कारण रहे जिन देशों ने कि इस टाइम पे, मतलब उस टाइम क्या ऐसा चल रहा था या इसके गठन की ज़रूरत क्यों मैंने महसूस बताया ना हुई? कि कई उदाहरण के तौर पे जी, कि क्लाइमेट चेंज एक ऐसा मुद्दा है जो जी। सभी को बराबर रूप से परेशान इफेक्ट कर करता रहा है। है। जी, बिल्कुल। ये किसी एक देश की समस्या नहीं है, जी। किसी एक जगह की समस्या नहीं है जी, और किसी एक व्यक्ति की समस्या नहीं है। जी, फूड सिक्योरिटी, जी, फूड सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं है कि जो राष्ट्र अमीर हैं जी, उनके पास में फूड सप्लाई ज़्यादा है और जो राष्ट्र गरीब है उनके पास फूड उनके सप्लाई पास कम ज़्यादा है। है। जी। फूड सिक्योरिटी एक ऐसा इशू है जिसमें सभी देश जो हैं बराबर रूप से उसे झेल रहे हैं। जी। जैसा चीज़ों का महंगा हो जाना, वर्तमान में अगर आपने अब जैसा कि फूड सिक्योरिटी का जो बड़ा सवाल जो आपने मुझे रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पूछा, रशिया जो है वो सबसे ज़्यादा पोटाश बनाता है। जी, फर्टिलाइजर्स में रशिया जो है वो बड़े एक्सपोर्टर्स में से एक है। जी, इस वॉर के कारण कहीं ना कहीं उसमें कमी आ रही है। जी, उसमें कमी आने से पैदावार में कमी आएगी, पैदावार में कमी आने से वो फूड सिक्योरिटी जिसकी वो हम तो बात है, कर रहे थे युद्ध वो के कहीं ना कारण कहीं तो इफेक्ट पूरा होगी। ही दुनिया हर जगह कहीं ना इसका कहीं असर इफेक्ट पड़ता होगी, है। जी, कहीं ना कहीं बिल्कुल। इफेक्ट होगी। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, जी, जैसा आपसी व्यापार है। जी, आपसी व्यापार भी एक ऐसा मुद्दा है जो सभी देशों के बीच में कहीं ना कहीं जोड़े रखने को एक मजबूत कड़ी, एक योजक कड़ी के रूप में काम करता है। तो बिल्कुल। ऐसे सारे मुद्दे जिन पे सभी को इफ़ेक्ट भी होता है जी, और सभी उस पर जिस पे बात भी करना चाहते हैं और अपने विचार भी रखना चाहते हैं और सामूहिक रूप से चर्चा कर जी, इस तरह से विचारों पर सहमत होना और जी, सहमत होने के बाद में उन्हें क्रियान्वयन करना, जी, इसकी जो कमी महसूस हो रही थी उसके लिए इस G20 समूह को जो बनाया गया। जी, जैसा G7 भी है, G7 का जो मुख्य जी। उद्देश्य है वो है सिक्योरिटी, जी, more concerned about the security जी, जी, instead of this economic security, food security and climate change. जी, तो इसीलिए इस जो समूह का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है और इस उद्देश्य के बाबत जिन जिन देशों जो एक तरह से सोचते हैं, एक तरह से जी। बात करते हैं इन विषयों पर, जी, उनका सबको एक साथ लाया जाए, उस पर बात की जाए, इसीलिए ये समूह को बनाया गया था। जी। इसलिए आप- ज़रूरत भी इसलिए थी। जी, बिल्कुल। चलते चलते एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूँगी कि जब से ये शुरू हुए हैं सम्मेलन, जब से इस पे काम करना शुरू हुए, देश जुड़े हैं सारे 20 देश, तब से अब तक इनकी क्या कार्य प्रणाली में किसी तरह का कोई बदलाव आया है? देखिए, बदलाव तो परिस्थितियाँ बदली हैं। जी, जैसा आपने बताया कि राष्ट्रों के आपसी संबंधों में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बदलाव आया है जी, कि जिस G20 समूह में अमेरिका आज से 20 साल पहला था जी, और आज उसी G20 समूह में अमेरिका आज है, जी, तो कहीं ना कहीं उसकी स्थिति में बदलाव हुआ है। जी, उसके बदलाव होने के कारण कहीं ना कहीं जो उसका सेंटर है वो कहीं ना कहीं शिफ्ट हुआ है, शिफ्ट हुआ है। बिल्कुल। तो ऐसे बहुत सारे बदलाव हुए हैं और ऐसे बदलाव होने की वजह से जी, आपका काम करने का जो तरीका है, चीज़ों को सोचने का जो तरीका है, वो भी कहीं ना कहीं बदलता है। जी, बिल्कुल। तो बदलाव तो एक सतत प्रक्रिया है और जी। चीज़ों के आ रहे हैं, पर हाँ ये है कि उद्देश्य जो है वो महत्वपूर्ण है और इस उद्देश्य पे बात होनी भी चाहिए और लगातार इन देशों को मिलकर आगे बढ़ना ही चाहिए। जी, ऐसा हम मेरा यही मानना है। उम्मीद करते हैं और इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम भी समाप्ति की ओर है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू। दर्शकों, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।